कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर बुधवार को चौथे दौर की बैठक हुई और चौथे दौर की बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल हुए और जिस तरीके से कमेटी के जो अन्य मेंबर्स थे वो भी शामिल हुए। आज की इस बैठक में प्रशांत किशोर ने 52 पन्नों का एक प्रेजेंटेशन दिया। कई राज्यों को लेकर अलग अलग प्रेजेंटेशन थे जिनमें राजस्थान और छत्तीसगढ़ को लेकर वहां के सीएम से कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रशांत किशोर की भूमिका को लेकर चर्चा की। सुरजेवाला ने बैठक खत्म होने के बाद ये बताया कि 24 से 48 घंटे में जो कांग्रेस अध्यक्ष ने एक कमेटी बनाई है वो अपने सुझाव कांग्रेस अध्यक्ष को ये कमेटी जो है वो सौंप देगी। फिलहाल प्रशांत किशोर की कांग्रेस में शामिल होने को लेकर सुरजेवाला ने ये कहा कि किसी भी व्यक्ति को शामिल कराना इस बैठक का उद्देश्य नहीं था। ऐसे में प्रशांत किशोर की क्या भूमिका रहेगी अगले 24 से 48 घंटे में कांग्रेस पार्टी साफ कर देगी। दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच एक बार फिर से सख्त पाबंदियों की वापसी हो चुकी है। ताज़ा फैसले में राजधानी में मास्क पहनने को फिर से अनिवार्य कर दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी में पिछले कुछ दिनों में लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। शहर में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए DDMA एक बार फिर से एक्टिव हुआ और बुधवार सुबह एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक में फैसला लिया गया कि एक बार फिर से दिल्ली में मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इस बैठक में फैसला लिया गया कि अगर कोई मास्क लगाने के अनिवार्य नियम का उल्लंघन करता है तो उस पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और उन्होंने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने स्कूलों के लिए नई नियमावली जारी कर दी है। आइए आपको बताते हैं कि DDMA की बैठक में क्या क्या फैसले लिए गए हैं। दिल्ली में मास्क अनिवार्य हुआ। मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। दिल्ली में कोरोना टेस्ट बढ़ाए जाएंगे। वैक्सीन लगाने के लिए अभियान पर जोर दिया जाएगा। फिलहाल स्कूल बंद नहीं होंगे। सामाजिक समारोहों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। गौरतलब है कि राजधानी में कोरोना मामले में लगातार कमी के बाद एक बार फिर नए संक्रमणों में तेजी देखने को मिल रही है। 11 से 18 अप्रैल के बीच दिल्ली में संक्रमण दर में करीब 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में मंगलवार को कोरोना के 632 नए मामले सामने आए थे, जिनके साथ कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 1900 से ज्यादा हो चुकी है। इसी के साथ ही संक्रमण दर में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और सोमवार को पॉजिटिविटी रेट 7.5% के पार चली गई थी। देश में कोयले की कमी ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। कोयले की कमी से देश के 12 राज्यों में अंधेरा छाने का खतरा पैदा होने लगा है। इसके पीछे की वजह है कि देश में कोयले के स्टॉक की कमी होना, जिसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह भी एक्शन में नजर आ रहे हैं। देश में कोयले और बिजली की स्थिति को लेकर मंगलवार को गृह मंत्रालय में बड़ी बैठक हुई थी। सूत्रों के मुताबिक ऐसी आशंका जताई गई थी कि कई राज्यों में कोयले के भंडार की कमी की वजह से बिजली संकट पैदा हो सकता है, जिसको लेकर कुछ राज्यों ने केंद्र को पत्र भी लिखा था। इसी के बाद यह बैठक हुई है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह, केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के अलावा रेल मंत्री भी मौजूद रहे थे। बिजली संकट पर अमित शाह की बैठक के अगले दिन ही कांग्रेस ने बुधवार को केंद्र पर हमला बोला और आरोप लगाया कि देश में केवल 8 दिन का कोयला बचा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 8 साल की बड़ी बातों के नतीजे ये हैं कि भारत के पास सिर्फ 8 दिन का कोयला बचा है। मोदी जी, महंगाई का दौर चल रहा है। बिजली कटौती से छोटे उद्योग धराशायी हो जाएंगे, जिससे नौकरियों का और नुकसान होगा। बता दें कि देश में भीषण गर्मी के बीच दिल्ली, महाराष्ट्र में बिजली की भारी मांग है। इस वजह से कई राज्यों में बिजली की कमी हो रही है। कोयले की कमी के कारण 12 राज्यों को बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है।
वहीं दिल्ली में भी बिजली की मांग बढ़ी है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को दिल्ली में बिजली की मांग 5,735 मेगावाट तक पहुंच गई, जो अप्रैल में अब तक की सबसे ज्यादा है। 1 अप्रैल के मुकाबले इसमें 28% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही देश में 150 थर्मल पावर स्टेशनों में से 81 में कोयले का भंडार गंभीर हालातों में है। प्राइवेट थर्मल पावर प्लांट्स के हालात भी उतने ही खराब है, जिनके 54 में से 28 प्लांट में कोयले की भारी कमी है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में अवैध कब्जों पर बुधवार को बुलडोजर चलाया गया। 2 घंटे की कार्रवाई में कई मकानों के हिस्से और दुकानें तोड़ दी गईं। अब तक बुलडोजर की चर्चा उत्तर प्रदेश में ही हुआ करती थी, लेकिन अब ये दूसरे राज्यों में भी चर्चा में बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल को अब दूसरे राज्य भी अपना रहे हैं। बुलडोजर उत्तर प्रदेश से होते हुए बुलडोजर मध्य प्रदेश के खरगोन पहुंचा, फिर गुजरात, उसके बाद उत्तराखंड और अब दिल्ली तक ये पहुंच चुका है। हालांकि जहांगीरपुरी हिंसा के बाद आज इलाके में एमसीडी ने अवैध निर्माण पर चले बुलडोजर पर कुछ देर बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। माहौल तब बिगड़ा जब कोर्ट के आदेश के बाद भी एमसीडी की ओर से लगातार कार्यवाही होती देखी गई, जिसके बाद अब इस मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। विपक्ष इस कार्यवाही पर आग बबूला होता दिख रहा है। आम आदमी पार्टी ने खुले शब्दों में कह दिया है कि ये बुलडोजर अब बीजेपी हेडक्वार्टर पर चलना चाहिए। लेकिन वास्तविक तौर पे तो ये गुंडागर्दी, ये हिंसा, ये दंगे खुद भाजपा करवा रही है। न सिर्फ दिल्ली में करवा रही है, देश भर में आप देखिए हर तरह की गुंडागर्दी, हर तरह की हिंसा, हर तरह की लफंगई भाजपा करवा रही है। तो अगर आज इस देश में हमें दंगे रोकने हैं, हमें गुंडागर्दी रोकनी है, हमें ये लफंगई रोकनी है, तो बुलडोजर भाजपा के हेडक्वार्टर पे चलना चाहिए। भाजपा के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चल गया तो उसके बाद देश में कहीं दंगे नहीं है। आज पूरे देश में दंगे अमित शाह करवा रहे हैं। वहीं इस कार्यवाही पर कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी AIMIM ने भी बीजेपी पर कड़ा वार किया है। ओवैसी ने इस फैसले को बीजेपी का गरीबों के खिलाफ जंग का ऐलान बताया है। उन्होंने ट्वीट कर चेतावनी भरे लहजे में लिखा कि अगर 20 करोड़ लोग कट्टरपंथी हो जाते हैं और जवाबी हिंसा को अपना लेते हैं तो क्या पुलिस उसके बाद सुरक्षा चुनौती से निपटने में सक्षम होगी। इसके साथ ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को संवैधानिक मूल्यों का हनन बताया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, यह भारत के संवैधानिक मूल्यों का हनन है। यह गरीबों और अल्पसंख्यकों का राज्य प्रायोजित लक्ष्य है। बीजेपी को इसके बजाय उनके दिलों में नफरत को दूर करना चाहिए। दूसरी ओर बीजेपी ने बुलडोजर कार्यवाही को सही करार दिया। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि बुलडोजर से अवैध निर्माण हटाए जाने की कार्यवाही को अलग रंग देना गलत है। उन्होंने कहा कि कानून के तहत ही बुलडोजर कार्यवाही की गई है। आपको बता दें कि जहांगीरपुरी में शनिवार को शोभा यात्रा के दौरान 2 समुदायों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें 8 पुलिसकर्मी और एक स्थानीय निवासी घायल हो गए। पुलिस के अनुसार झड़पों के दौरान पथराव और आगजनी हुई और कुछ वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद ये कार्यवाही की गई है, जिससे इलाके में तनाव के हालात फिर से पैदा हो गए हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती के मौके पर हुई हिंसा का मामला अब बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। यूपी और मध्य प्रदेश में हिंसा के बाद की गई कार्रवाई के बाद अब दिल्ली में बुलडोजर की एंट्री हो चुकी है। जहांगीरपुरी में मस्जिद के अगल बगल में उसी रोड पर अतिक्रमण हटाया जा रहा था जिस सड़क पर हिंसा हुई थी। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। इसके साथ ही पूरे इलाके में ड्रोन से नजर रखी जा रही है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में एमसीडी की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कल यानी गुरुवार को सुनवाई करेगा। होगा उसको बिल्कुल माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो किया जाएगा और उसके आदेश का पालन किया जाएगा। सर ये बताइए कि आप जब पेपर्स थे और सारी चीजें थे तो किस तरह से ये डेमोलिशन ड्राइव किस चीज को लेकर इनिशिएट हुई?
बिल्कुल ऐसा है कि यहाँ की जंगीपुरी से काफ़ी लोगों की डिमांड थी, वो काफ़ी समय से आ रही थी कि ये जो से अवैध जो अतिक्रमण है ये बढ़ता जा रहा है, लोगों को बहुत ही दिक्कत हो रही थी, ट्रैफिक जाम हो रहा था। इसी चीज़ को निजात दिलाने के लिए ये एक्शन लिया है। आप अभी आगे क्या करेंगे? देखो आगे की अभी इसका लीगल व्यू देखते हैं और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको पढ़कर फिर आगे की कार्रवाई पर हम एक्शन। वहीं अब इस मामले पर राजनीति भी उबलती नजर आ रही है। दिल्ली से बाहर के राजनीतिक दल और नेता भी इसमें कूदते नजर आ रहे हैं। अब AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट कर बीजेपी सरकार के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी जमकर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा, बीजेपी ने गरीबों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। अतिक्रमण के नाम पर यूपी और MP की तरह दिल्ली में भी घर तोड़े जाएंगे। कोई नोटिस नहीं, कोर्ट जाने का मौका नहीं, ये सिर्फ गरीब मुस्लिमों को सजा है। केजरीवाल को अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी इस कार्यवाही पर कई सवाल खड़े किए हैं। DPCC के अध्यक्ष अनिल कुमार इस कार्यवाही को गैर कानूनी करार देते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। जहांगीरपुरी, जहां पे आपसी भाईचारे पे सौहार्द पर कुठाराघात हुआ, दंगे करने की साजिश की गई है, वहां पर आज भी तनाव है, पुलिस डटी हुई है, फोर्सेस बैठी हुई हैं। ऐसे समय पर वहां MCD के बुलडोजर को भेजना, प्रश्न तो ये भी उठता है कि क्या भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ये आदेश MCD को दे सकते हैं? क्या MCD को भाजपा चलाएगी? आज ये दर्शाता है कि किस तरह से वहां इंक्रोचमेंट के नाम पर अभी भी लोगों के बीच में जहर घोलने का काम किया जा रहा है, नफरत की दीवार को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। आखिर इससे क्या लाभ लेने वाली है भाजपा? साफ तौर पर आज ये सिद्ध हो गया है कि ना केवल इस तरह के दंगे, इस तरह के जो फसाद होते हैं उसमें भाजपा और आम आदमी पार्टी के जो नेता पाए जाते हैं और उसके बाद बुलडोजरों को भेजा जाता है, किसी भी सूरत में दिल्ली को शांत नहीं देखना चाहते। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 8 साल की बड़ी बातों के नतीजे ये हैं कि भारत के पास सिर्फ 8 दिन का कोयला बचा है। मोदी जी, महंगाई का दौर चल रहा है। बीजेपी कटौती से छोटे उद्योग धराशायी हो जाएंगे, जिससे नौकरियों का और नुकसान होगा। नफरत के बुलडोजर बंद करें और बिजली प्लांट्स को चालू करें। गौरतलब है कि जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर हिंसा हुई थी। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने हिंसा की जगह पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही का फैसला किया था। इसके तहत 20 और 21 अप्रैल को बुलडोजर चलना था। इसी के तहत बुधवार को नगर निगम के अधिकारियों ने जहांगीरपुरी में अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही शुरू की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इस कार्यवाही पर रोक लगा दी है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.